अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। मेरे अजीज साथियों, आज आप सबकी क्लास होने वाली है साथियों बहुत ही अहम और बहुत ही खास होने वाली है। चलिए जल्दी से आप सभी साथी जुड़ जाएं ताकि मैं इस क्लास की कार्रवाई को आगे करा सकूं, आगे बढ़ सकूं। आज की क्लास में साथियों हम आज पढ़ने जा रहे हैं नज़म का मुकम्मल डिफिनेशन, टोटल डिफिनेशन। नज़म कहते किसे हैं, नज़म की कितनी किस्में हैं, ये चीजें हम पढ़ेंगे। इनमें से आपके जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पाबंदिये नज़म, आपके सिलेबस उठाकर आप देखें तो आपके सिलेबस में एक चीज है नज़म, दूसरी चीज पाबंदिये नज़म, फिर है आजाद नज़म, उसके बाद नज़्म मुअर्रा, हाइको, ट्राइलेट। ये सभी चीजों को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपको नज़ीर अकबर आबादी को भी पढ़ेंगे। ये भी आपके एक सिलेबस के हिसाब से है। इनके टोटल सवाने हयात का आज हम वन शॉट पढ़ने की कोशिश करेंगे और तमाम शुअरा किराम के जो इनके मुताल्लिक आरा व ख्यालात है, यानी नज़ीर अकबर आबादी के, इनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इनकी जितनी भी नज़मी तसानीफ है, जितनी भी नज़में हैं, मजमुआ कलाम है, उन सभी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए साथियों, ये आज हमारा 29 यानी 29वीं क्लास है। इससे पहले की तमाम क्लासेस, तमाम वीडियोस, तमाम मॉक टेस्ट जो है कि एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप उस प्ले लिस्ट में, इसी चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। नए मेहमानों के लिए कह दूं, आप सेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप टीजीटी पीजीटी उर्दू से तैयारी कर रहे हैं, मानो से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या DSSB या SSB की आप तैयारी कर रहे हैं, UCG नेट GRF की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ये क्लास आप सभी साथियों के लिए होने वाली है बहुत ही खास। तो ये क्लास किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर वैकेंसी को लेकर के नहीं है, बल्कि ये ऑल ऑफ दिस उर्दू एग्जामिनेशन के लिए खास है। आइए आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं जूनियर लेक्चर के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। सभी साथी अगर आप जुड़ गए हैं तो फिर आपको साथियों पहला काम जो आपको करना है वो लाइक करना है। आपका क्या आप लोगों ने लाइक कर दिया है? दूसरा काम जो आपको करना है वो साथियों आपको शेयर करना है। क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया है? नए मेहमान हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ साथ साथियों, क्या आप हमारे पेड मेंबर बने हैं, यानी कि आप हमारे ऑफिशियल मेंबर बने हैं या नहीं बने हैं, तो ये नंबर 9045978747, ये नंबर आपके तमाम उर्दू इम्तिहानात के लिए काम आ सकता है। आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए और इस पे एक बार मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या कांटेक्ट करके आप जो हमारा पेड मेंबर बन जाइए। डेली ये क्लास साथियों लाइव होती है रात के 9 बजे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? वीडियो और ऑडियो में कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर आपको नहीं है, जल्दी से हमें आप बताएं कि सर क्लास क्लियर है, आवाज वगैरह आ रही है, ताकि मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं हो। दिल थाम कर बैठिए, चाय पानी लेकर के बैठिए
और खाने से फारिग होकर बैठ जाएं तो और अच्छी बात है, ताकि आपको भूख परेशान ना करे। आइए आज हम साथियों नज़म पढ़ रहे हैं, ये भी सिलेबस में है। नज़म साथियों अरबी जबान का लफ्ज है। मैं पहले ही आपको एक थ्योरी क्लियर कर दिया था दिमाग में, शेरी इस्तिलाहात के जितने भी अल्फाज हैं वो सब के सब अरबी जबान के अल्फाज हैं। यहां आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, और आपका ये 1 नंबर आपको हमेशा दे के जाएगा। किसी भी एग्जाम आप लिख रहे थे, यूसीजी नेट हो, जूनियर लेक्चर हो, एसएसबी की एग्जाम हो, मानो से बीएड एंट्रेंस के एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको ये जबान वाले सवाल पूछना उनको लाजमी है, कंपलसरी है, और आपको ये 1 नंबर फ्री में दे करके जाता है। और यूसीजी नेट मैथ फिर आपको 2 नंबर फ्री में दे के जाता है, क्योंकि वो 1 नंबर का 1 सवाल के हल करने पे 2 नंबर वहां मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितनी भी शेरी इस्तिलाहात में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, वो सब के सब अरबी है। अब बात होती है उसके माने के। माने 2 किस्म के होते हैं। एक होता है असली माना, जिसे हम कहते हैं लुगत, डिक्शनरी में क्या है उससे कहते हैं असली प्योर माना, और एक होता है इस्तिलाह में, यानी बोल चाल में क्या माना उसको लिया जाता है। तो बोल चाल वाली माना अलग है, और जो लुगत में डिक्शनरी में है वो अलग है। दोनों माने में फर्क रहता है, तो आप इन दोनों को समझना पड़ेगा। नज़म समझ गए। नज़म क्या है साथियों? अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना है मोतियों का पिरोना। जिसका माना क्या है? पिरोना। क्या पिरोना? तो मोतियों को पिरोना, यानी मोतियों के बीच में छेद होता है, सुराख होता है, उनमें धागा डालकर उसे पिरोया जाता है। ठीक है, तो नज़म के माने अगर लिया जाए तो सिर्फ होता है पिरोना। अब उनको समझा जाए क्या पिरोना, तो मोतियों को धागे में पिरोना, लड़ी वगैरह भी कहा जा सकता है इनमें। तो यहां तक बात आपकी समझ में आई कि नज़म अरबी जबान का लफ्ज है और इसके माने क्या है? पिरोना। और जिस तरीके से मोतियों को धागे में पिरोते हैं, इसी तरीके से नज़म के अंदर में मौजू को पिरोया जाता है, एक बाई एक, स्टेप बाई स्टेप करके। किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख्याल करने को नज़म कहते हैं। ये जो है साथियों आपको याद रखना है, इस्तिलाह में किसी खास मौजू को तसलसल के साथ, किसी इंपोर्टेंट टॉपिक को लगातार स्टेप बाय स्टेप जो है कि अशार की सूरत में इजहार ख्याल करने को, यानी पेश करने को क्या कहते हैं? नज़म कहते हैं। नज़म में मौज़ूआत एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सब एक बुनियादी मौजू के तहत या इससे मरबूत मुंसलिक होते हैं। कहने का सिंपल सा इसका मतलब ये है कि नज़म में जो मौजू है वो एक से ज्यादा भी हो सकते, एक ही नज़म में 2-3 मौजू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो जुड़ने वाली बात वो ये है कि सबकी बुनियादी मौजू के तहत एक ही मरबूत मुंसलिक होना चाहिए। मरबूत के माने क्या होता है? मिलना, मिला हुआ। नज़म का एक मरकजी ख्याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़म का ताना बाना होता है। आपने कोई सभी नज़म आपने पढ़ी, जैसे आप बच्चों की दुआ एक नज़म है कि नहीं है, अल्लामा इकबाल की, उसका उन्वान क्या है? दुआ। आप पूरी नज़म को पढ़ के देखें, उसका मेन मरकजी ख्याल क्या है? उसका दुआ। बच्चों की दुआ में मरकजी ख्याल उसमें क्या है? दुआ। तो पूरी लाइन आप पढ़ के देखिए कि जितनी भी लाइन उसमें इस्तेमाल हुआ, जितने मिसरे इस्तेमाल हुए हैं, वो सब के सब दुआ के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। यानी सब लाइन से मुराद दुआ ही होगी। तो नज़म में एक मरकजी किरदार होता है, पूरी लाइन, पूरे मिसरे जो है उनसे मिलते जुलते हैं, आगे पीछे उनके लगे रहते हैं। इसी कहते हैं ताना बाना बुना जाना। इर्तका यानी तरक्की में नज़म की एक अहम खुसूसियत है। आगे बढ़ेंगे, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है साथियों। अगर आए हैं तो फिर आप वो काम कर लीजिए जो आपको पहले कर लेना चाहिए था। पाबंदी नज़म, अगली स्टेप जो आपसे पूछा है, नज़म पढ़ लिए, अब बात कर लेते हैं पाबंदी नज़म। तो पाबंद नज़म साथियों उस नज़म को कहते हैं
جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کے پابندی کی جاتی ہے، یعنی جس میں قافیہ بھی ہو، ردیف بھی ہو، اور بحر، جس بحر میں نظم لکھی گئی ہے وہ بھی برابر مقررہ اوزان کی پابندی کے ساتھ ہو، اسی کو ہم پابند نظم کہتے ہیں۔ اور پابند نظم میں موضوعات اور اشعار کی تعداد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یاد رہے گا آپ لوگوں کو، پابند نظم میں موضوعات اور اشعار کی تعداد کی اشعار کی تعداد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ساتھوں، یہاں ہے آزاد نظم۔ آزاد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ پابندی نظم سمجھ گئے، بالکل اس کا اپوزٹ آزاد ہے۔ پابند اور آزاد دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یعنی پابند میں ردیف کی پابندی ہوگی اور قافیہ کی پابندی ہوگی اور بحر کی بھی پابندی ہوگی، اور جو آزاد ہے وہ ان سے خالی ہوگا، اس میں ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہے، قافیے کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آزاد نظم میں بحر اور اوزان کی پابندی ہوتی ہے، مگر ارکان بحر کی تعداد ہر مصرے میں متعین نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مصرع ایک چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پابند نظم ہے اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی ہوتی ہے اور بحر کی بھی پابندی ہوتی ہے، کس میں؟ پابندی نظم میں۔ لیکن پابند نظم میں، لیکن جو آزاد نظم ہوتا ہے اس میں سرے سے تو ساتھیوں ردیف کو خارج کر دیا کہ ردیف نہیں ہوتا، قافیے بھی اس میں ہونا ضروری نہیں ہے، دو چیز ختم ہو گئی۔ تیسری چیز آتی ہے اس میں بحر، تو بحر کا اس میں بحر کا ہونا ضروری ہے، بحر اور وزن کی پابندی اس میں ہوتی ہے، لیکن ارکان بحر کے کتنے ارکان ہیں، کتنے رولز ہیں، ان کو یہاں پر فالو نہیں کیا جاتا۔ جب اس ارکان کو فالو نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا ہے، کوئی لائن بڑی ہو جاتی ہے اور کوئی سی لائن چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لائن مطلب کہ مصرع، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھیں گے، آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے ہیں تو سمجھانے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ نظم معرہ ساتھیوں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ نظم معرہ، یہاں ردیف کی بات نہیں ہو رہی، یہاں قافیے کی بات ہو رہی ہے۔ نظم معرہ میں قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی، مگر بحر کے مقررہ اوزان استعمال ہوتے ہیں، بحر برابر استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اگر پہلے مصرعے میں بحر کے 4 امکان، 4 ارکان، 4 رولز فالو ہوئے ہیں تو اس کی پابندی نظم کے ہر مصرعے میں ہوتی ہے، یعنی کہ نظم معرہ کے ہر ایک مصرعے میں بحر کے 4 ارکان کا استعمال ہوگا، یہ ضروری ہے، لیکن قافیے کا استعمال ہو یہ نظم معرہ میں ضروری نہیں ہے۔ اور عام طور پر ساتھیوں جس میں قافیہ نہیں ہو اسی کو نظم معرہ کہتے ہیں، جس میں قافیہ اور ردیف نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے کمنٹ کرا، بھی بتایا میں نے آپ کو، اس کو کہتے ہیں آزاد نظم، جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہ ہو، عام لفظوں میں اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ جس میں ردیف کی تو ہو، قافیے کی پابندی نہ ہو، اسے عام لفظوں میں نظم معرہ کہتے ہیں۔ اور سبھی مصرے کے اندر میں بحر جو ہے برابر استعمال ہو، ارکان کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ ہوتا ہے آزاد نظم، لیکن بحر کا بھی استعمال ہو، بحر کے ارکان کا بھی خیال رکھا جائے، پھر وہ ہو جاتا ہے نظم معرہ۔ اب نظم معرہ یہ بھارت میں آیا کہاں سے، آپ کے پاس پہنچا کہاں سے، آپ اس کو پڑھ کیوں رہے ہیں، اس کا جواب تو آپ ہی دیں گے۔ نظم معرہ اردو میں انگریزی ادب سے آئی ہے۔ نظم معرہ کہاں سے آئی ہے؟ انگریزی ادب سے آئی ہے۔ اردو کی پہلی نظم چکی نامہ ہے۔ کیا ہے؟ چکی نامہ، آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ اردو کی پہلی نظم کی بات ہو رہی ہے، اور پہلی نظم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سے ہے،
उर्दू की पहली नज़म साथियों चक्की नामा है और पहले नज़म निगार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज है। ये मैंने आपको जब दक्कनियात पढ़ाया था और बहमनी दौर मैंने आपको पढ़ाया था, आदिल शाही दौर पढ़ाया था, कुतुब शाही दौर पढ़ाया था, तब भी मैंने इसको क्लियर किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, नहीं तो ये आज रिपीट आपके सामने हो गया है। मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफिया नज़म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा दिया है। मौलवी अब्दुल हक, जहां लफ्ज़ मशवरा आ जाए, किसने मशवरा दिया है कि बिला काफिया नज़म को नज़्म मुअर्रा कहा जाए, तो मौलवी अब्दुल हक याद रहना चाहिए। इसी तरीके से अब्दुल हलीम शरर ने नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के जरिए एक रिवायत का दर्जा दिया है। आई बात समझ में? अब देखिएगा, जब यही स्टेटमेंट पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां भी नज़्म मुअर्रा है और यहां भी नज़्म मुअर्रा है ना। यहां इस्तिलाह की बात होती है, यहां रिसाले की बात होती है, यहां मशवरा की बात है और यहां रिवायत की बात है। थोड़ा इन लफ्जों में गौर कर लेंगे तो आपके जो है कि 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाइको अपनी कदीम जापानी सिनफ है। हाइको भी आपके इसमें है ना, क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख लीजिएगा एक बार, जो सिलेबस हमने आपको दिया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो हाइको एक कदीम जापानी सिनफ है जिसमें सिर्फ 3 मिसराए होते हैं। 1 मिसरा, 2 मिसरा, 3 मिसरा, यानी एक एक लाइन को मिसरा कहते हैं। तो 3 लाइन पे ये नज़म पूरी होती है, यानी बात को समझ में आ जाने वाली ऐसी बातें होती है। तीनों लाइन मिला के आपकी एक बात पूरी हो जाती है। तो हाइको एक कदीम जापानी सिनफ है जिसमें सिर्फ 3 मिसरे होते हैं। हाइको के लिए शर्त यह है कि इसके तीनों मिसरे के जुमला अरकान 17 हो। तीनों मिसरे के जो अरकान हैं वो कितने होने चाहिए? 17 होनी चाहिए। चलिए, इतनी डिटेलिंग आपको नहीं जाना है, बस आपको याद थोड़ी सी दिमाग में बात बिठा लेनी है। बाकी कौन किसको इतनी शायर बनना है और किसको इतनी दिलचस्पी है। ये देखिए, ये हाई कोर्ट लिखा गया, वाह टाइपिंग मिस्टेक। ये असल में क्या है? हाइको। हाइको में मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है। हाइको में आम तौर पर मनाज़िर फितरत के मुशाहिदात और तजुर्बात नकल किए जाते रहे हैं। अब उर्दू में हम्द और नात भी हाइको में कही जाने लगी है, यानी हाइको की अंदाज में अब उर्दू जबान में भी हम्द नात कही जाने लगी है। बात समझ आई? हाइको एक जापानी सिनफ़े सुखन है जिसमें सिर्फ 3 लाइन ही इस्तेमाल होते हैं। 3 लाइन में एक बात को पूरी करनी रहती है। उस 3 लाइन वाली सिनफ़े सुखन को हाइको कहते हैं। अब इस जापानी लैंग्वेज को छोड़कर अपने भारत हिंदुस्तान में उर्दू में भी अब हम्द भी और नात भी लिखी जा चुकी है, लिखी जाने लगी है, कही जाने लगी है। चलिए, जापानी हाइको की तरह उर्दू हाइको में भी उन्वानात कायम करने का रुझान है, यानी आप इसमें भी एक एक उन्वान दे करके जो है कि अपना एक क्या कहते हैं कि हाइको लिख सकते हैं। हाइको अपनी बनावट यानी अपनी हैयत के एतबार से, अपनी बनावट के एतबार से पहचानी जाती है। बनावट 3 लाइन की होती है, आराम से आप इसको पहचान लेंगे, ये हाइको है, रुबाई है, क्या है। हाइको की मिसाल ये है, क्या है ये देखिएगा। ये मैंने एक हाइको की मिसाल यहां दे रखा है आपको, ताकि ये बात आपको समझ में आ जाए। ये किसकी मिसाल है? हाइको की मिसाल है। वह इतना रोया, एक मिसरा, इंसान तो खैर इंसान है। दूसरा मिसरा, तीसरे मिसरे में बात मुकम्मल हो जाती है, पत्थर भी पिघला। वो इतना रोया कि इंसान तो इंसान है, पत्थर भी पिघला। ये बात एक लाइन में पूरी हो रही है, इसी को 3 लाइन में पूरा कर दिया है। ये है साथियों क्या? हाइको की एक मिसाल है। आइए आगे देखेंगे। हाइको को पहले जापानी में हाइकाई या हिकोई कहा जाता था, इसको आप ध्यान में बिठा के रखेंगे। उर्दू में ये तिकोनी नज़्म है। उर्दू में पहले इसे तिकोनी नज़्म शुमार किया जाता था, कहा जाता था।
यानी हाई को पहले सलासी, यानी देखिएगा सानी 2 लाइन को, सलासी 3 लाइन को, फिर रुबाई हो जाता है, फिर मुखम्मस, फिर मुदस्सर, मुसद्दस हो जाता है ना। तो लोग मिसरा बढ़ते गए, लाइन बढ़ती गई तो नाम चेंज होता गया अरबी के अंदर में। अब ये 3 लाइन को तिकोनी बोले उर्दू में, अरबी में इसी को सलासी ले लिए या फिर तसलीस के नाम से भी जाना जाता रहा। तो 3 नाम याद रखेंगे, ये तसलीस, सलासी या साथियों तिकोनी, ये उर्दू में। लेकिन हाइको जापानी जो लैंग्वेज है वो हाइको ही है। जापान में हाइको का मौजिद यानी कि हाइको का ईजाद करने वाला, किसने इनको ईजाद किया, तो इसका नाम है ताकाहामा कोशी माना जाता है। ये ताकाहामा कोशी जापाना याद रखेंगे, जापान ताकाहामा कोशी। उर्दू शायरी में हाइको का मौजिद नादिम बल्खी को माना जाता है। ये याद रखेंगे, आपसे सवाल यही का पूछा जाएगा, उर्दू का ही पूछा जाएगा। उर्दू शायरी में हाकी का मौजिद कौन है, हाइको का मौजिद कौन है, ईजाद करने वाला कौन है, तो नादिम बल्खी आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते जाएं, बात समझ में आ रही है। बहुत आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है कि एक तो जुड़े नहीं है, तो फिर आपको जुड़ जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपको शेयर भी कर देनी चाहिए, लाइक भी कर देनी चाहिए, और बराबर आपको जो समझ में आए तो भी आपको जवाब देना चाहिए, नहीं आए तो भी आपको जवाब देना चाहिए। यूं खामोशी अच्छी नहीं लगती भाई। आदमी को गुफ्तगू के लिए 2 आदमी साथ में एक्टिव है तो उनकी बातचीत चालू समझा जाता है, और यहां हम इतने लोगों के बीच में हैं फिर भी लगता है कि मैं अकेले ही एक्टिव हूं, बाकी आप लोग तो इल्ला माशाअल्लाह है। हाइको के अहम शायर की बात कर लेते हैं, कौन कौन शायर को हाइको का शायर गो शुमार किया जाता है। सबसे पहले नादिम बल्खी याद रखेंगे, करामत अली करामत, फिर हलीम सबा नवेदी, और साथियों मनाजिर आशिक हरगानवी, नादिग हमजापुरी, और नजीर फतेहपुरी, काविश प्रतापगढ़ी, मोहसिन भोपाली, आदा जाफरी, हिमायत अली शाहिर, शबनम रोमानी, सुहेल गाजीपुरी, नसीर अहमद नासिर। जब आपको नोट्स मिलेगा तो फिर ये नोट्स आप बराबर पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए, जापानी शाही की सनब हाइको से उर्दू अदब को सबसे पहले शाहिद अहमद देहलवी ने अपने रिसाला जिसका नाम है साकी, जापानी अदब में 1936 में तारुफ करवाया था। अब याद रखिए, सबसे पहले हाइको को तारुफ करवाने वाला कौन है, शाहिद अहमद देहलवी। यहां कंफ्यूज आप हो सकते हैं, ये हाइको का तारुफ करवाने वाला शाहिद अहमद देहलवी, सबसे पहले हाइको कहने वाला उर्दू में नादिम बल्खी। आई बात समझ में, यानी उर्दू में सबसे पहले हाइको कहने वाला, हाइको में शेरो शायरी करने वाला, उसका नाम नादिम बल्खी। हाइको को उर्दू से मुतारिफ करवाने वाला वो है शाहिद अहमद देहलवी। तो ये चीजें आपके दिमाग में है। एक और साथ ये ट्राइलेट जो है ये पूछा जाता है, ये याद रखेंगे। ये 8 मिसराओं पर मुश्तमिल एक फ्रांसीसी हाइको हमने जापान से लिया है। फ्रांसीसी सिनफ ये फ्रांस से है, पेरिस, जिसमें कोई एक ख्याल या एक तजुर्बा लतीफ और रंगीन शायरी सांचे में ढाला जाता है। ठीक है, ट्राइले के 8 मिसराओं में पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब पहला ले लीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा लीजिए, चौथा छोड़ दीजिए, पांचवा ले लीजिए, ये क्या होता है, काफिया होता है। उसमें कितने मिसरा, 8 लाइन के ट्राइले होते हैं, है ना। और इसको जो है कि पढ़ेंगे आप लोग, है मिसाल मैं आपको दे देता हूं, आपको और मिल जाएगा आपको नोट में, तो आपको मैं दे ही रहा हूं। तो उसमें से पहला लाइन आप पहली मिसरा को उठाइए, तीसरी और पांचवी को उठाइए, वो हम काफिया मिलेगा, नहीं उसमें काफिया होगा। यहां भी काफिया, यानी पहले में काफिया होगा, पांचवे में, तीसरे में और पहले में काफिया होगा। लेकिन दूसरा, छठा भी हम काफिया होता है, मगर पहले, तीसरे और पांचवें मिसरे के काफियों से अलग होता है। अब आई बात समझ में, होता तो भाई 8 के 8 में, ये पूरा 8 लाइन है, तो 8 मिसरे में क्या होता है,
8 مصرے میں تو قافیہ ہوتا ہے، لیکن کہنے کے مقصد کیا ہے کہ کچھ لائن میں قافیہ کچھ لائن سے جدا جدا ہوتا ہے، یعنی کہ پہلا، تیسرا، پانچواں میں قافیہ اہم، یعنی ہم مصرع ہم دو ان میں قافیہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کس میں؟ پہلے میں، تیسرے میں اور پانچویں میں قافیہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور دوسرے میں، چھٹے میں بھی قافیہ ہوتا ہے، مگر یہ تیسرے اور پانچویں سے قافیوں سے الگ ہوتے ہیں۔ چلیے، میری بات آپ نہیں سمجھ پائیں گے، ہو سکتا ہے میں جلدی میں پڑھ دوں یا وقت تک کے نہ رہتے ہوئے میں سمجھانے سے قاصر رہوں، آپ کے سمجھ کے اکارڈنگ میری سمجھ تو کافی کمزور ہے، تو آپ اس نوٹس کو ضرور حاصل کیجئے اور نوٹس لے کر کے پڑھیے۔ پھر آپ کے لیے تو 24 گھنٹے کا واٹس ایپ سروس کھلا ہوا ہے، اب جب چاہے اپنے سوالات کو رکھ کر کے اسے حل کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے آپ کو آفیشل ممبر ہونا ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیے، پہلا، چوتھا اور 7واں مصرع ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا اور 8واں مصرع بھی ایک ہی ہوتا ہے، مگر پہلے یکساں مصرعوں سے مختلف ہوتا ہے، وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو کہی تھی۔ اب جو خاص چیزیں ہیں وہ یاد رکھنا ہے کہ اردو میں سب سے پہلا بات کر لیتے ہیں ہائی کو کہنے والا، تو نادم بلخی ہائی کو کہنے والا۔ اب اگر بات کر لیتے ہیں طرائل نگار، ٹرائلیٹ جسے آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں، یہ ہے عطا محمد شعلہ، انہوں نے تری اولے کو یعنی طرائلے کو فرانسیسی شاعر کا ایک سانچہ کہا ہے، جس میں 5 مصرعوں کی الٹ پھیر سے 8 مصرے بنائے جاتے ہیں، گویا یہ بھی ایک طرح کا قطعہ ہے۔ اتنی لائن ضرورت نہیں ہے آپ یاد رکھیں، آپ اس کو یاد رکھیں اور اس کو یاد۔ اردو کے پہلے طرائل نگار، اردو کے پہلے طرائل نگار عطا محمد شعلہ، ہائیکو نگار یعنی ہائیکو لکھنے والا نادم بلخی، ان کو یاد رکھیں گے۔ ہائیکو کا تعارف کروانے والا شاہد، یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے۔ چلیے، فرانسیسی شاعر طرائلے کا موجد یہ شخص ہیں، اس کو یاد رکھیں گے۔ اور اسی طرح پیٹرک کیرے نے 1651 میں انگریزی میں پہلی بار طرائلے کا تجربہ کیا تھا، 1651 میں، یہ ابھی تک تو پوچھا گیا نہیں ہے، آئی ہو کہ پوچھا اس بار بھی نہ جائے، ٹھیک ہے؟ چلیے، مظہر امام کے مطابق اردو میں سب سے پہلے طرائل نگار عطا محمد شعلہ ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور ان کی جو ہے کہ وہی طرائل 1946 کے شروع میں، اوائل مطلب شروع میں، نیا دور بنگلور سے شائع ہوئے تھے۔ یہ کچھ چیزیں تھی ساتھیوں، اور نظم کے تعارفات میں، نظمی اصطلاحات میں جو آپ کے اکارڈنگ ٹو سلیبس تھا وہ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے۔ 1-2 لائن اور ہے، اس کے بعد پھر ہم چلیں گے نذیر اکبر آبادی کی جانب۔ اب عطا محمد شعلہ یہ ساتھیوں سب سے پہلے طرائل نگار ہیں اردو کے، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ کئی سارے طرائل، جیسے آپ نے کئی سارے ہائیکو کہنے والے شاعر کو پڑھا، اسی طرح طرائل نگار آپ پڑھیں گے اردو میں کئی سارے، جن میں سے سر فہرست عطا محمد شعلہ، احمد ندیم قاسمی، مظہر امام، نریش کمار، نادگ حمزہ پوری، سلیم انصاری، انور مینائی، رؤوف خیر اور حنیف کیفی۔ چلیے، یہاں تک اگر ساری بات کلیئر ہے، آپ میری بات کو سنتشٹ ہیں، یعنی میری بات کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو اب تک تو لائک کر دینا چاہیے۔ بہت کم آپ کی لائک ہیں اور شیئر آپ ابھی تک نہیں کیے ہیں، اسی لیے آپ کی تعداد بھی کم ہے۔ اور ساتھیوں، اسی طریقے سے آپ کی دلچسپی پڑھنے میں ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پیڈ گروپ میں اب آپ کی ہلچل ختم ہو گئی ہے۔ جلدی سے آپ لوگ جڑ کر کے نوٹس حاصل کر لیجئے، 9045978747۔ آپ جلدی سے اس نمبر پہ اگر رابطہ کر کے جڑ جاتے ہیں اور لے لیتے ہیں، ہمارے اس پیڈ ممبر میں شرکت کر لیتے ہیں، یعنی آفیشل گروپ کا ایک ممبر بن جاتے ہیں، تو آپ کو ابھی تو فائدہ ہوگا، فیوچر میں بھی آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ چلیے، نذیر اکبر آبادی کو ہم پڑھیں گے۔ نذیر کا اصلی نام شیخ ولی محمد، کیا نام ہے ان کا؟ نذیر کا اصلی نام شیخ ولی محمد، اور تخلص کی بات کریں گے تو نذیر، تخلص ان کا کیا ہے؟ نذیر۔ تو نذیر کا اصلی نام
शेख वली मोहम्मद है और तखल्लुस इनका नजीर है। नजीर साहब जो है 1740 के करीब दिल्ली में पैदा हुए। यानी कि साथियों करेक्ट इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। 1740 के करीब करीब यही डेटा मिलता है। ये दिल्ली में पैदा हुए हैं। कौन? नजीर अकबर आबादी पैदा दिल्ली में हो रहे हैं और अकबर आबादी से मशहूर हैं। आइए देखते हैं क्या किस्सा है जो ये अकबर आबादी हो गए। नजीर का इंतकाल 1246 हिजरी मुताबिक 16 अगस्त 1830 को हुआ। 1740 को ये पैदा होते हैं, 1830 को साथी ये जो है कि दुनिया से कूच कर जाते हैं। तकरीबन 90 साल ये दुनिया में हयात रहते हैं। नजीर अकबर आबादी के वालिद का नाम शेख फारूक था। क्या नाम था? शेख फारूक। आगे बढ़ते जा रहे हैं साथियों, जल्दी से आप लोग लाइक शेयर करें। नजीर 1757 में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त अपनी मां को लेकर के अकबर आबाद आगरा चले आए। यही वजह है जो अकबर आबादी हो गया। यानी वहीं तो पैदा तो दिल्ली में हुए थे, है ना। पैदा जन्म बर्थ कहाँ है? दिल्ली प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन मशहूर मारूफियत अकबराबाद से है। और अकबराबाद कहाँ पे है? आगरा में है। तो वजह क्या रही? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के जमाने में क्या हुआ? झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उस वक्त ये अपने माँ के साथ आगरा आए। जिस जगह आए उस जगह का नाम क्या था? अकबर आबाद उस जगह का नाम था। फिर वो हमेशा यही के होकर रह गए और हर जगह आगरा ही अपने वतन को बताया है कि हमारा वतन क्या है? आगरा ही है। नजीर शेख फारूक की 13वीं औलाद थी। अपने बाप के कितने औलाद हैं? तो 13वें नंबर के औलाद है। कितने? 13वें नंबर के। क्यों भाई? इससे पहले के 12 औलाद फौत हो चुकी थी। यानी कि औलाद होते गए, खत्म होते गए। जिस तरह से आप मिर्जा गालिब को पढ़ेंगे, पे दर पे उनको कई सारी औलाद हुई, एक भी हयात न रही, सभी वफात पाए। तो आखिर में उन्होंने आरिफ उन 2 बच्चों को पाला उन्होंने। तो इसी तरीके से इनके भी सवाने हयात में आपको मिलेंगे कि ये जो है ना कि शेख फारूक के जो बच्चे हैं नजीर अकबर आबादी, ये 13वें नंबर के बच्चे हैं। इनसे पहले 12 बच्चे जो पैदा हुए जो पे दर पे वफात हो गए। नजीर ने अधेड़ उम्र में, यानी आधी उम्र गुजारने के बाद, अधेड़ उम्र जब आदमी पूरी 30-35 का हो जाता है उसे अधेड़ कहा जाता है। अधेड़ उम्र में मुसम्मा तहूरुन्निसा बेगम बिन्त अब्दुल रहमान खान चुगताई से निकाह किया था। नजीर से एक लड़का जिसका नाम सैयद गुलजार अली असीर और एक लड़की जिसका नाम अमानी बेगम था। यहां तक समझ गए हैं? आगे चलेंगे। नजीर अकबर आबादी ने शायरी में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की। यही लाइन आपको पास करा सकता है क्योंकि ये लाइन आ सकता है। अक्सर बेशतर पूछा जाता है कि फुला शख्स जो है किसकी शागिर्दी इख्तियार की। हाली की शागिर्द कौन है और मीर अनीस ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की? सवाल तो यही आता है। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि किसने शायरी में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, तो वो नजीर अकबर आबादी आपको याद रखना होगा। चलिए, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज यानी मिला हुआ अल्फाज, मिली जुली अल्फाज का इस्तेमाल नजीर ने ही किया है। अल्फाज में मिलावट किसने किया है? तो नजीर अकबर आबादी ने किया है सबसे ज्यादा उर्दू में। इसी बात को नीचे भी दिया है कि नजीर अकबर आबादी ने जितने हिंदुस्तानी अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल किए हैं, इतने किसी दूसरे शायर ने इनसे पहले इस्तेमाल नहीं किया है। चलिए, नजीर ये जो से जा से लिखा गया, ठीक है। नजीर जो है मीर तकी मीर के जमाने के थे। ये बात याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जाता है कि गालिब के हमअसर कौन थे, तो ज़ौक़ इस तरह से पूछे जाएंगे। और कहीं पूछा जाएगा कि बहादुर शाह जफर के हमअसर कौन थे, ये चीज पूछी जा सकती है आपसे। और इसी तरीके से अल्लामा इकबाल के हमअसर कौन, तो यहां पूछा जा रहा है मीर तकी मीर के हमअसर नहीं बल्कि नजीर अकबर आबादी के हमअसर कौन थे, हम जमाना कौन थे। यानी नजीर के जमाने में और कौन शायर थे, तो मीर तकी मीर थे। नजीर उर्दू में अवामी शायर के नुमाइंदा शायर हैं। एक चीज याद रखिएगा,
नजीर अकबर आबादी को जो खिताब मिला है वो अवामी नुमाइंदा शायर का खिताब मिला है। किसको? अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो नजीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है या अवामी नुमाइंदा शायर कहते हैं। इस लाइन को याद रखेंगे। हबीब तनवीर ने नजीर अकबर आबादी पर एक ड्रामा आगरा बाजार के नाम से लिखा। यह भी हम आपको पढ़ाएंगे कि हबीब तनवीर ने आगरा बाजार लिखा है और किस पर लिखा है? तो ये अकबर आबादी पर लिखा है। ये अकबर आबादी कौन है? तो नजीर है, जो पहले जामिया मिल्लिया में लिखा गया था। ये शॉर्ट यहां बस आ गया, खेला गया था आगरा बाजार, लिखा गया दिख रहा, लिख गया। अरे भाई चल 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 चल, हाँ बच गया। ठीक है, अब चलेंगे आगे। इससे पहले फिर वही बात, वही चीज, वही लाइन आपसे, क्योंकि तादाद आपकी हो रही है कम और इसीलिए एनर्जी हो रहा है डाउन, इसीलिए आप अपनी तादाद को बढ़ाइए, जल्दी से इसको शेयर कीजिए जिससे फिर एनर्जी पुट ऑन हो और फिर जो साथियों हम उसी दिलचस्पी के साथ क्लास आपसे हम ले सकें। क्या कहते हैं आप लोग? शेयर कर दिया आप लोगों ने या नहीं? जल्दी कीजिए और बताइए। नजीर के कारनामे को पढ़ते हैं। चलिए, नजीर के कुल्लियात में 3 मुख्तसर कसीदे मिलते हैं। नजीर के कुल्लियात में कितने कसीदे मिलते हैं? तो सिर्फ 3 मिलते हैं। कितने? सिर्फ 3, जिनमें उन्होंने जमाने की नीरंगी और दुनिया की बेसुबाती बयान की है। यानी दुनिया की हिज्व बयान की है और जमाने की भी नीरंगी, जमाने के क्या ख्यालात हैं उनको अपने कसीदे में लिखा है। चलिए, पहला कसीदा नीरंगे जमाने के, नीरंगी जमाने का बयान में है। दूसरा और तीसरे कसीदे में नजीर मीर के उस मशहूर क़िते के बगैर तर्ज में अच्छा ये है। दूसरा और तीसरे कसीदे में नजीर ने मीर के इस मशहूर क़िते, ये है मीर के एक मशहूर क़िता है जिनका पहला मिसरा ये है, कल पाओ एक कासाए सर जो आ गया। इसमें इसके बारे में गुफ्तगू की है अपने कसीदे में, कासाए सर और इस्तिग़फ़ार की गुफ्तगू की है दूसरे और तीसरे कसीदे में। तो दूसरे कसीदे में ये वाली गुफ्तगू है और पहले कसीदे में जमाने की नीरंगी के बारे में गुफ्तगू ख्यालात पेश किया है शायरी अंदाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नजीर की नज़में हैं जहां आपको कंफ्यूज होना ही होना है, इसीलिए मैं आपको ये सभी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दिया है नोट्स में। आप अगर नोट्स ले लेते हैं तो आप इसको पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पास हो ही जाएंगे, नहीं तो फिर साथियों आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी चीजें जो साथियों लाइव करके घंटे बर्बाद होना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी जो है कि एनर्जी डाउन होती जा रही है। तो नजीर की नज़्म तमद्दुन उर्स हजरत सलीम चिश्ती, एक मजमुआ कलाम जिसका नाम क्या है? तमद्दुन। नजीर की नज़मों में एक बड़ा मशहूर नज़मी मजमुआ कलाम जिसका नाम क्या है? तमद्दुन। उसमें उन्वान है उर्स हजरत सलीम चिश्ती, उर्स होता है ये, ठीक है। शबे बारात एक उन्वान है, ईद भी है, ईद उल फित्र भी है, ईदगाह अकबराबाद है, बसंत है, होली है, सामान दिवाली का और राखी। तो इन सब उन्वानात में नजीर की नज़में आपको मिलेंगी और ये कहाँ मिलेंगी? मजमुए कलाम तमद्दुन में आपको मिलेगी, ठीक है, नज़मी मजमुए में मिलेगी। नजमी एक मजमुआ और है किसका? नजीर अकबर आबादी का, जिसमें उन्वान है आगरे की तैराकी, जिसमें बलदेव जी का मेला, जिसमें एक उन्वान है कनकवे और पलंग। इसी तरह साथियों खेल तमाशा, ये भी एक नजमी मजमुआ है। किसके? बोलिए ना जोर से, थोड़ा आवाज से, नहीं आई किसी की भी आवाज। क्या बात है, इतनी बिस्तर में पड़े हुए हैं, कोई सुनना ले बोल के नहीं बोलते, बोला करें आप लोग, ठीक है। नहीं आती आवाज मालूम मुझे भी है, लेकिन फिर आप एक्टिव हैं इसका सबूत तो देना आपको पड़ेगा ना। खेल तमाशे साथियों ये भी एक मजमुई नजमी मजमुए हैं नजीर अकबर आबादी के। इसमें एक कबूतरबाजी के उन्वान से नज़म है बुलबुलों की लड़ाई,
इस उन्वान पे नज़म है गिलहरी का बच्चा भी, रीछ का बच्चा भी, अजदहे का बच्चा, ये सभी उन्वान पर एक नज़म है। हुब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत के ऊपर ताजगंज रोजा, शहर अकबराबाद की तारीफ, शहर आशोक और साथियों शहर आगरा, इन सब उन्वान पर हुब्बे वतन एक नजमी मजमुआ कलाम है। किसका? नजीर अकबर आबादी का। उसमें ये चारों उन्वान पर नज्म है। एक और उन्वान साथियों फितरत मदारिज उमर, इसमें साथियों तिफली, इशरत अय्याम तिफली, जवानी बुढ़ापा, बुढ़ापे की तालियां, बुढ़ापे की आशिकी, मौत का धड़का, जवानी और बुढ़ापे की लड़ाई, लुत्फे शबाब, मौत की फलासफी, फलाफिल फला, इतने सारे उन्वान मौजूद है नजमी। किसके? नजीम अकबर आबादी के। फितरत मदारिज उमर ये क्या मजमुई नजमी मजमुई कलाम है। इसके अंदर में आपको मिलेंगे इतनी सारी नजमी उन्वान। अब साथियों याद रखेंगे यहाँ है मुख्तलिफ फसलें और उनके लवाजिम, ये भी एक किताब है, मतलब एक नजमी मजमुए हैं जिनमें बहुत सारे उन्वान मौजूद हैं, जैसे कि बहार है, चांदनी है, झड़ी है, बरसात और फिसलन है, बरसात का तमाशा है, बरसात की बहार है, अंधेरी और कोरा बर्तन, आगरे की ककड़ी, तरबूज, आंधी जाड़े की बहारें, तिल के लड्डू, बरसात का लुत्फ और नारंगी, खरबूजे वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें आप इतनी स्पीड से तो समझना पढ़ना और अपने दिमाग में घुसेड़ना बहुत मुश्किल होगा आपको। इसके लिए आपको टाइम निकालकर नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो नोट्स हासिल कीजिए और पढ़िए। तो ये एक मजमुआ कलाम जिसका नाम है मुख्तलिफ फसलें और उनके लवाजिम, इसमें आपको इन तमाम उन्वानात में क्या मिलेंगे? नज़म मिल जाएंगे अकबर आबादी का। अब एक और है साथियों जो बड़ी लंबी है, वो है तसव्वुफ। तसव्वुफ के बारे में इतनी सारी नजमी उन्वान मौजूद है, आप इनको पढ़ेंगे, मैं ये आप पे छोड़ देता हूं। जब आप इस नोट्स को लेंगे तो आप इसको पढ़ ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है फिर आपकी क्लास, आप इसको उसमें पढ़ेंगे। इसी तरीके से हिकमत है, इसे भी आप पढ़ेंगे। इश्क व मोहब्बत है, इसे भी आप नोट्स में पढ़िए। हिकायत भी एक नजमी मजमुआ है, इसमें आप कितनी कितनी नज़म के उन्वान है वो आप पढ़ें। इसी तरह ज़राफत भी है और भी दीगर नज़में हैं। इतनी सारी नजमी उन्वान होने के बावजूद, नजमी मजमुए होने के बावजूद, नजीर अकबर आबादी की कुछ नज़में ऐसे हैं, कुछ नजमी उन्वान ऐसे हैं जो किसी मजमुए में नहीं है, वो अलग हैं। वो भी हमने यहाँ पे आपको वन शॉट करके दे दिया है, ताकि अगर आपके पास टाइम हो आप इसको पढ़ लें तो फिर साथियों कामयाबी आपकी मुकद्दर हो ही जाएगी। आइए नजीर के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख्यालात हम पढ़ लेते हैं, ताकि साथियों जो खास हो, जो चीजें जरूरी हो वो आप डबल पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो नजीर के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख्यालात। नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। कमाल है ना, क्या बात कही है। नजीर खुद नजीर हो रहे हैं, नहीं नजीर खुद बेनजीर हो जाए तो ये तो कमाल ही है ना। नजीर के माने होते मिसाल, बेनजीर के मतलब बेमिसाल। नजीर खुद बने बेमिसाल, खुद बने बेमिसाल, तो क्या कहना। तो नजीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनजीर तनकीद है। ये स्टेटमेंट आपके कलीमुद्दीन अहमद के हैं, ये आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। नियाज फतेहपुरी का अलग ही स्टेटमेंट है। ये कहते हैं भाई देखो, नजीर को चुटकुलेबाज शायर ने कहा है। नजीर ने कहा है, नजीर क्या है? नियाज फतेहपुरी ने कहा है नजीर क्या है? चुटकुलेबाज शायर है, यानी मजाकिया शायर है, मजाहिया शायर है। ये किसका कौल है? तो नियाज फतेहपुरी का है। लेकिन जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी जबान से वो है चुटकुले। हाँ, समझते होंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, चलिए। नजीर अकबर आबादी के बारे में फिर वही नियाज फतेहपुरी ने कहा था कि यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरू के ज़िहन का एक दिलकश इम्तिजाज मिलता है। ये बात किसने कही थी? तो नियाज फतेहपुरी ने अकबराबाद के नजीर के लिए कही थी, जो पैदा दिल्ली में हुए थे। ठीक है,
जिनके वालिद का नाम शेख फारूक है, जिनको 12 लड़के हुए थे जो वफात पा गए, 13वां ये है। नजीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है। ये बात किसने कही है कि नजीर जो है उसका दिमाग क्या है, छोटा। अच्छा एक बात और बताइएगा, बेदिमाग शायर किसको कहा है, किसको बेदिमाग शायर कहा है, शायर बेदिमाग। बताइए, शायर बेदिमाग किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, किसको कहा गया है, शायर बेदिमाग किसको कहा गया है, किसको शायर बेदिमाग कहा है। जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए जब तक मैं आगे चलूं। नजीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है, ये साथियों शमसुर रहमान फारूकी का स्टेटमेंट है। नजीर की नज़म कलजिक को मजनून गोरखपुरी ने रूसू के माशरती अहदनामा के ममासिल करार दिया है। अभी तक आपके कमेंट्स नहीं आए हैं, जो मैं पूछा था उसका जवाब आपको देना था, लेकिन अगर नहीं दिए हैं तो फिर तो साथियों ये बड़ी क्या बोले, नहीं बोल सकते, लाइव है। चलिए तो साथियों, मजनू गोरखपुरी ने रूसू के माशरती अहदनामा के जैसे करार दिया है, उसकी नजीर की नज़म को आप इनको भी याद रखेंगे। और नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक चमकता हुआ सितारा है, यानी दरख्शिंदा सितारा है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये भी कलीमुद्दीन अहमद के हैं। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। जल्दी से बताइए क्या कहते हैं आप लोग। नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, ये स्टेटमेंट कलीमुद्दीन अहमद के हैं। तो साथियों बताइए कैसा रहा आज का ये क्लास। ये चीजें यहीं पर हो जाती है आज की क्लास स्टॉप। अगर आप सभी साथियों लाइक किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कर दीजिए। और साथियों राब्ता आपको करना है, यहाँ इस नंबर पे आप करके अपना नोट्स प्राप्त हासिल कर सकते हैं। और जाने से पहले अपनी राय, अपनी मशवरा ज़रूर छोड़िए। और इसी तरीके साथियों जो कुछ आपको पूछना हो, जानकारी चाहिए, जैसे कि सेट के एग्ज़ाम होने वाली हैं 13 से, उसके बाद फिर साथियों जूनियर लेक्चर गुरुकुलम की जो साथियों गुरुकुल की उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। उसमें भी 1000 से भी ऊपर उनकी भी सीटें हैं, आप लोग उनकी भी तैयारी करें। और उनसे जो जुड़ने वाले जितने लोग हैं वो भी राब्ता करके वो भी हमसे जुड़ जाएं, ताकि उनकी भी तैयारी हम आगे करा सकें। इसी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है D-SSB SSB की, जहां सैलरी तकरीबन साथियों और 60 से 70 के बीच में एक टीचर की जॉब होती है। जो दिल्ली से बाहर के होते हैं वो साथियों नॉर्मल में आते हैं, जर्नल में आते हैं वो, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। चूंकि दिल्ली वहां पे उसकी भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और बहुत दिल्ली में जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं अक्सर टीचर बाहर के उर्दू के वहां पर गए हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी में आप नहीं जा सकते। अगर आप यहाँ अपने स्टेट में ओबीसी हैं तो ऑटोमेटिक आप दिल्ली में जाके जर्नल हो जाएंगे, वहां उसके हिसाब से फिर आपको नंबर लाना होगा। तो 40% नंबर से तो वहां भी आपको जॉब मिल जाती है, कोई परेशानी नहीं है। आप इनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से राब्ता करें। इसी तरीके से अगस्त के मैं जो है कि मानो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से साथियों जो है कि एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम जो बीएड का होता है। जो लोग बीएड करने वाले हैं उसे एंट्रेंस निकालना होता है रेगुलर एग्जाम के लिए। तो वो अगर एंट्रेंस की तैयारी करने वाले हैं तो उनसे दरखास्त है भाई आप भी जुड़ जाएं और आपकी तैयारी यहां से अच्छी हो जाएगी। ठीक है साथियों, दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।